नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने सीएसई प्री 2024 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और जो महासागरीय धाराओं से संबंधित है। जैसा कि आपको याद है और आप जानते हो, पिछले सालों में यूपीएससी ने महासागरीय धाराओं से संबंधित सवाल पूछे हैं, जैसे महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक या फिर महासागरीय धाराओं के नाम, उनकी प्रवृत्ति और सबसे अहम बात, महासागरीय धाराओं की जो शिपिंग इंडस्ट्री है और फिशिंग इंडस्ट्री है, मत्स्य उद्योग और शिपिंग उद्योग, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर या किसी भी देश की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करते हैं। मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है। तो हम क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं तो इन्हें पॉइंट वाइज देखेंगे। तो आज हम महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम महासागरीय धाराओं की बात करें, यानी ओशियन करंट्स, तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार ओशियन करंट्स हैं क्या, महासागरीय धाराएं। तो इन दोनों बातों को तोड़ दो, और वो क्या, धारा क्या होती है, फिर उसके बाद महासागर में चलने वाली धारा। तो अगर मैं नदी के धारा की बात करूं तो नदी की धारा किसे कहते हैं, यानी वह पानी का एक भाग जो पर्वतों के से निकलता है, जिसका एक मुख्य स्रोत होता है और गुरुत्वाकर्षण के उसमें आकर, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर जब वो पर्वतों से नीचे की तरफ उतरता है, जिसकी एक निश्चित दिशा होती है, चौड़ाई, गहराई और लंबाई होती है, उसे हम नदी बोलते हैं या फिर नदी की धारा बोलते हैं, जो या तो बड़े नदी में जाकर मिल जाएगी, बड़ी धारा में जाकर मिल जाती है, जिसे हम ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी का नाम देते हैं, या फिर वह अंततः सागर या बड़े वाटर बॉडी में मिल जाती है, जो डेल्टा और इस्च्यूरी का निर्माण करती है या अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। यह तो नदी की धारा हो। ठीक वैसे ही महासागरीय धाराएं होती। सिंपली अगर हम सामान्य आदमी की बात हिसाब से बात करें या आम आदमी के नजरिए से देखें तो ऐसा माना जाता है कि महासागर तो स्थिर है, लेकिन हकीकत में महासागर स्थिर नहीं है। महासागरों के अंदर भी एक ऐसा भाग है उनके जल का, पानी का, जो एक निश्चित गति से चल रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी एक निश्चित चौड़ाई है, गहराई है और लंबाई, जो एक ही दिशा में आज से नहीं करोड़ों सालों से चल रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पे तापमान वितरण करने का है, गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की तरफ और ठंडे अक्षांशों से गर्म अक्षांशों की तरफ। तो आइए देखते हैं महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला जो होता है वो होता है तापमान, यानी कि बोले तो टेम्परेचर। वहीं दूसरा होता है सैलिनिटी, यानी कि लवणता। फिर उसके बाद आता है हमारा तट का आकार, शेप ऑफ कोस्टलाइन। चौथा होता है वायु की दिशा, यानी विंड डायरेक्शन। और पांचवा होता है कॉरियोलिस बल, यानी कि
कॉरियोलिस फोर्स। ये 5 पॉसिबल कारण माने जाते हैं महासागरीय धाराओं के चलने के। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ कारक और भी हैं जो हो सके तो प्रभावित करते हो महासागरीय धाराओं को, जैसे महासागरीय स्थलाकृतियां, यानी ओशियन बॉटम रिलीफ, जो महासागरों के अंदर मौजूद है। पर्वत, पठार, जिसे हम गायोट का नाम देते हैं, या फिर ट्रेंचेस, गर्त मौजूद है, ये सब। लेकिन मुख्य तौर पे जो माना जाता है वो ये 5 माने जाते हैं। हमारे पास लवणता, तापमान होता है, लवणता होती है, तट का आकार है, या फिर हवा की दिशा, वायु की दिशा है, और कॉरियोलिस बल है। इन 5 को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात करते हैं, यानी कि तापमान और लवणता। तो तापमान और लवणता की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है या अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पे सूर्य की किरणें एक जैसी नहीं पड़ती, और इसी के परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी 5 अलग अलग तापमान पेटियों में बट जाती है, जिसमें 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र गर्म तापमान पेटी बोला जाता है, 30 डिग्री से 7 डिग्री का क्षेत्र शीतोष्ण तापमान पेटी बोला जाता है, और 60 से 90 के बीच का शीत तापमान पेटी बोला जाता है। तो जब तापमान अधिक होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी वस्तु गर्म होती है, और गर्म होने के बाद उसकी प्रवृत्ति है वो बाहर की तरफ फैलती है। वही होता है महासागरीय धाराओं के ऊपर। जो महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास है या फिर गर्म तापमान पेटी में है, ये सूर्य ताप पड़ने की वजह से गर्म हो जाती हैं। गर्म होने के कारण ये जब ऊपर की तरफ फैलती हैं तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ठंडे अक्षांश हैं, यानी कि शीतोष्ण या फिर शीत अक्षांश हैं, वहां का पानी ठंडा होने के कारण उनका घनत्व ज्यादा होता है और वो नीचे की तरफ बैठती है, जिसके कारण एक स्लोप ग्रेडियंट, यानी कि बोले ढाल बल का निर्माण होता है। और ये एक स्लोप ग्रेडियंट के हिसाब से फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स, निचले अक्षांशों से ऊंचे ऊपर वाली अक्षांशों की तरफ चलती हैं, यानी टेम्परेचर रेगुलेट का काम करेंगी। गर्म से ठंडे में जाएंगी, गर्म पानी लेके बहुत ठंड को नॉर्मल करने के लिए, और ठंडे वाले गर्म की तरफ आएंगे बहुत गर्म को नॉर्मल करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ तापमान जो है ये सैलिनिटी को प्रभावित करता है, यानी कि लवणता। लवणता का मतलब इंप्यूरिटीज, यानी कि जो उसमें छिपी हुई नमक है, और जो 35 पार्ट्स पर 1000 माना जाता है सामान्य लवणता। तो अगर हम लवणता की बात करें, सैलिनिटी की, तो मुख्य तौर पे यह पूछा जाता है कि जो सैलिनिटी है वो कहां ज्यादा होगा और कम कहां होगा। तो अगर हम बात करते हैं लवणता की, तो पहले तो ये आप बताइए, गर्म पानी में ज्यादा नमक होगा या ठंडे पानी में? तो आंसर होगा बच्चों गर्म पानी। कारण जब गर्मी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होगी, और साफ पानी या फिर पानी जो है वो वेपर बन के, जलवाष्प बन के ऊपर चला जाएगा, और जो उसकी इंप्यूरिटीज है वो नीचे रह जाएंगी सैलिनिटी के रूप में। यानी गर्म पानी ज्यादा नमकीन होगा, ज्यादा लवणता होगी, और ठंडे पानी में कम लवणता होगी। इसीलिए ध्रुवों का पानी जम जाता है, क्योंकि वहां उसमें लवणता कम होती है। अब सवाल यह उठता है कि पृथ्वी पे लवणता ज्यादा कहां होगी, कम कहां होगी? तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर होगा, सर इक्वेटर के पास लवणता ज्यादा होगी क्योंकि तापमान ज्यादा है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे लवणता कम होती चली जाएगी, क्योंकि तापमान घटता चला जाता है। लेकिन यह आंसर गलत है। सबसे अधिक लवणता जो पाई जाती है और या पाई जाएगी वो आपको 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच पाई जाएगी, जिसके पश्चात
10 डिग्री से 10 डिग्री में मीडियम यानी कि मध्यम लवणता पाई जाएगी, और फिर उसके बाद 35 डिग्री से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे सैलिनिटी घटती चली जाएगी, और सबसे कम सैलिनिटी पोलर एरियाज में होगी यानी ध्रुवीय क्षेत्र। अब आपके अंदर जो सवाल उठा कि सर इक्वेटर पे तो तापमान ज्यादा है, और तापमान ज्यादा है तो जाहिर सी बात है लवणता भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप दूसरी बात भूल गए, इक्वेटर पे दो प्रक्रियाएं होती हैं या फिर दो इवेंट्स होते हैं। पहला, दिन में तापमान ज्यादा होता है और शाम होते ही तड़ित झंझावत यानी थंडर स्ट्रॉम के साथ भारी बारिश भी होती है। यानी दिन में वाष्पीकरण तो हुआ, लेकिन शाम होते होते फिर से साफ पानी जो है वो उस ओशियन वाटर में मिल गया, तो मतलब कि वहां की लवणता घट गई। लेकिन अगर हम 10 डिग्री से 30 डिग्री की बात करें तो यहां केवल वाष्पीकरण है, यहां पे वर्षण नहीं है। अब वर्षण नहीं होने के कारण यहां की लवणता ज्यादा हो जाएगी, और इसीलिए यहां पे जो प्रोसेस चलता है वो RO चलता है या फिर O चलता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया चलती है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या फिर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी बोले तो लवणता और तापमान को वितरण करने का काम करती है। यह तो प्रत्यक्ष रूप से हो गए। इन दोनों के ऊपर यानी ये जब घूमेंगी या चलेंगी इनसे प्रभावित होके, तापमान से प्रभावित होके और लवणता से प्रभावित होके, तो इन दोनों पे एक तीसरा कारक जो है वो ओवरकम कर जाएगा, यानी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और वो क्या है, तो वो है तट का आकार। अब तट का आकार कैसे होगा, तो आइए देख लेते हैं उसे भी। मैं केवल दो ही ओशियंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। पहला दक्षिणी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। कैसे, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर, सॉरी ये अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर। तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्तर में और दक्षिण में दो प्रमुख धाराएं चलती हैं। पहली उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दूसरी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब अगर हम उत्तरी विषुवत रेखीय धारा की बात करें तो एक और उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है जो प्रशांत महासागर में भी चलती है। अब इनको जाना सीधा है, लेकिन जैसे ही ये दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुआना वाले तट से टकराती हैं, ये कुछ इस प्रकार से फ्रेंच गुआना की राजधानी काइन के कैपिटल से होकर गुजरती हैं, जिसे काइन करंट बोला जाता है। अब ऐसा क्यों है, तो क्योंकि पानी अपने रास्ते को पकड़ के चलता है, वो उसे पार नहीं कर सकता। जैसे अगर हम ड्रेनेज सिस्टम नालियों के अंदर पानी डालें तो गौर कीजिए जैसा उनका शेप होता है वैसे ही उनके शेप को पकड़कर पानी चलता है। वहीं अगर हम महासागर और महाद्वीपों की बात करें तो महासागर ये प्लेट क्रस्ट जैसा आप जानते हो, और महाद्वीपीय प्लेट यानी भूपरपट्टी, ये दोनों के दोनों दुर्बलता मंडल यानी कि स्थैनोस्फीयर पे टिके हुए हैं। यानी एक आइसोस्टैटिक समस्थिति संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत या समस्थिति के अंतर्गत ये दोनों के दोनों बैलेंस्ड है, जिसे आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का नाम दिया जाता है। तो पानी नीचे से नहीं जा सकता, तो वो जाहिर सी बात है तट को पकड़कर या तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा या फिर नीचे की तरफ निकल जाएगा। अगर ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जब ब्राजील के तट से टकराती है तो ये नीचे की तरफ उतरती है और उसे हम ब्राजीलियन धारा के नाम से जानते हैं। वहीं जो काइन धारा है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो काइन के तट से निकली, ये जैसे ही गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी में घुसती है फ्लोरिडा के तट के पास, वो बन जाती है फ्लोरिडा करंट, और फ्लोरिडा के तट से होकर ये बाहर निकलती है।
जिसे गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्यों बनता है वो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि अगला कारक गल्फ स्ट्रीम बनाएगा। ये तट की रेखा नहीं, तट का आकार नहीं बनाएगा। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और वो क्या है, तो पश्चिमी पवन अपवह जो दक्षिणी महासागर में कुछ इस प्रकार से चलता है जिसे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। और जैसे ही यह दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली वाले भाग से टकराता है, यानी दक्षिणी भाग से यह दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, यानी एक प्रशांत महासागर में और एक अटलांटिक महासागर में। जो अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड आइलैंड के तट से होकर गुजरती है उसे फॉकलैंड धारा बोलते हैं, और जो पेरू के तट से गुजरेगी उसे पेरू करंट, पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा का नाम दिया जाता है। अब यहां कोस्ट के अकॉर्डिंग निकल गई, और यही पेरू धारा, गौर कीजिए, एल नीनो और ला नीना के इवेंट में सहायक कारगर होती है। अब एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इनका प्रभाव क्या है, बनते कैसे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आने वाले टॉपिक्स के अंतर्गत जो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस बार के लिए, क्योंकि इस बार ला नीना ईयर है, इंडियन ओशियन डाइपोल है, और सबसे अहम बात ये मानसून को प्रभावित भी करने वाला है, तो इन सब पे आएंगे हम। अब शेप ऑफ कोस्ट लाइन ने क्या किया, इनको घूमने पे मजबूर कर दिया। ये तो हो गया हमारा तीसरा कारक जो पहले दोनों पे ओवरकम कर गया। वहीं चौथा कारक है, और वो है वायु की दिशा, यानी प्रचलित पवने, जिसे हम प्रिवेलिंग विंड्स या फिर परमानेंट विंड्स, स्थायी पवने या प्लैनेटरी विंड्स, ग्रहीय पवनों का नाम देते हैं। और वो कौन कौन सी हैं, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने। तो अगर हम बात करें तो जैसे ही गल्फ स्ट्रीम या बोले फ्लोरिडा करंट गल्फ ऑफ मैक्सिको से बाहर निकलती है, ये जो विंड बेल्ट है ये हमारा पछुआ पवनों का विंड बेल्ट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे की तरफ बात करें तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन अपवह, ये पूरा का पूरा पछुआ पवनों का क्षेत्र है। और गौर कीजिए तो दक्षिणी महासागर में या दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पश्चात कोई भी उतना बड़ा जमीनी भाग नहीं होता है जिसके कारण पछुआ पवनों की गति बढ़ जाती है, और इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गरजता 40, प्रचंड 50 अथवा चिखता 60। यानी ये एक ही दिशा में सतत रूप से बह रही है, तो ये क्या करती है, हवा, पानी को, महासागर के जलों को एक ही दिशा में बहाती रहती है। और अपवह, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी महासागरीय धारा के नाम में अपवह जुड़ जाए वो पवनों से प्रभावित है। जैसे जब फ्लोरिडा करंट निकलती है तो ये पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ इस प्रकार से यूरोप के उत्तरी तट पे पहुंच जाती है, उत्तरी भाग में, जिसे उत्तरी अटलांटिक अपवह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और नॉर्वे के कोस्ट पे इसे नॉर्वेजियन धारा के नाम से जाना जाता है, जो पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस में। वहीं अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो जापान के तट से कुछ इस तरीके से कुरोशियो धारा निकलती है, और यह पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस में उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा या उत्तरी प्रशांत महासागरीय अपवह के नाम से जानी जाती है। तो यह तो हो गया प्रिवेलिंग विंड्स। और पांचवा सबसे अहम फैक्टर आता है कॉरियोलिस फोर्स, यानी कि कॉरियोलिस बल। और कॉरियोलिस बल क्या है बच्चों, कॉरियोलिस बल क्या बोलता है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोई भी स्वतंत्र रूप से चलने वाली वस्तु अपने दिशा के दाहिनी तरफ उत्तरी गोलार्ध में और बाईं तरफ दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाएगी। और वस्तु, ध्यान रखना, वो हवा भी हो सकती है और जल भी हो सकता है। तो अगर हम ध्यान दें तो जब महासागरीय धाराएं खुले महासागर में पहुंचती है तो यह स्वतंत्र रूप से चलने वाली एक ऑब्जेक्ट बन जाती है, क्योंकि इनकी चौड़ाई है और एक परफेक्ट गहराई है। तो चौड़ाई और गहराई का मतलब है कि ये पूरा का पूरा पानी सतह से लगकर नहीं चलता, जबकि कुछ गहराई तक ही चलता है। तो अब जब इन पे कॉरियोलिस बल लगेगा तो ये अपनी दिशा के क्या होंगी, दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी,
कुछ इस तरीके से। और गौर कीजिए, आपने एकमैन स्पाइरल या एकमैन साइकिल का भी नाम सुना होगा। और इसी के कारण जो यूरोप का पश्चिमी तट है, इससे एक धारा साथ में निकल जाती है जिसे हम कैनरी धारा के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से कॉरियोलिस बल भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है या उनके चलने में सहायक साबित होता है या उनकी दिशा को बदलता है। तो ये तो 5 पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो महासागरीय धाराओं के चलने या उनके प्रचलित होने या उनके मूवमेंट्स को गवर्न करते हैं। अब बात उठती है, क्या यही 5 हैं? तो नहीं, और भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वान जो ये मानते हैं कि फिलहाल ये 5 हैं। इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, खोज नहीं किए गए। ध्यान रखना, खोज, आविष्कार नहीं, क्योंकि महासागरों के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो आज भी बहुत कम है। यानी अभी भी हम महासागरों को पढ़ रहे हैं। महासागरों के अंदर स्थलाकृतियां हो गई या फिर ओशियन करंट्स हो गए, उनके प्रभाव हो गए या उनको प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इन सब की पढ़ाई चल रही है। जो एकेडमिक्स में अवेलेबल है ये 5 माने जाते हैं। और उसके पश्चात महासागरीय धाराओं के नाम आते हैं, उनकी प्रवृत्ति आती है, और सबसे अहम बात, महासागरीय धाराओं का फिशिंग और शिपिंग इंडस्ट्री पे प्रभाव, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। तो आने वाले लेक्चर में हम महासागरीय धाराओं के नाम, उनकी प्रवृत्ति और उनका फिशिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री पे प्रभाव देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आने वाले लेक्चर में, साथ में बने रहिएगा, जिसमें हम महासागरीय धाराओं के प्रमुख नाम, उनकी प्रवृत्ति और उनका फिशिंग और शिपिंग इंडस्ट्री पे प्रभाव देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।